आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 22वीं कहानी, अनुरोधवती पुतली की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। तभी 22वीं पुतली अनुरोधवती वहाँ पर आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद यह फैसला करना कि आप सिंहासन पर बैठने लायक हैं या नहीं। इसके बाद 22वीं पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कला प्रेमी थे और अच्छे कलाकारों को सम्मानित करते थे। वह अपने दरबार में मौजूद योग्य लोगों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्हें चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा विक्रमादित्य के इस स्वभाव के बारे में जानकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार पहुंचा। उस युवक को कई शास्त्रों का ज्ञान था और हमेशा खरी बात ही बोलता था। उसका ये स्वभाव अक्सर राजाओं को पसंद नहीं आता था, जिस कारण उसे हर राजा अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता था। बार बार नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति और व्यवहार को बदला नहीं था। जब वह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा तो उस समय वहाँ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वह राजा के आदेश का इंतज़ार करने लगा। वह दरबार के दरवाजे पर खड़ा होकर संगीत सुन रहा था, जिससे सुनकर वह धीमी आवाज़ में बोला, दरबार में बैठे हुए लोग नासमझ हैं। इन्हें संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं है। साजिदा गलत धुन बजा रहा है, फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा है। उसे बोलते हुए वहाँ खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, जिसे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवक से कहा, महाराज विक्रमादित्य सच्ची कला के प्रेमी हैं और वे खुद दरबार में मौजूद हैं। द्वारपाल की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, वे कला प्रेमी हो सकते हैं लेकिन कला पारखी नहीं, क्योंकि सज्जिदा ने गलती की और वे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। युवक की बात सुनकर द्वारपाल ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उसे दंड मिलेगा। इस पर युवक ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो वह हर प्रकार की सजा के लिए तैयार है। इसके बाद द्वारपाल ने युवक के बारे में विस्तार से राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को दरबार में लाने का आदेश किया। राजा विक्रमादित्य के सामने भी युवक ने कहा कि किसी एक संजीदे की उंगली पर चोट लगी हुई है, जिस कारण संगीत में कमी है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य भी सभी साजिदों की उंगलियों को देखने लगे। जांच के दौरान सच में एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था। उसने अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। उसे देखकर राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा और उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया। युवक ने भी समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक खूबसूरत नृत्यकी आई। दरबार में उसके नृत्य का आयोजन किया गया। वह युवक भी दरबार में बैठा हुआ था और नृत्य को गौर से देख रहा था। वह नृत्यकी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी और सभी दरबारी मोहित होकर उसके नृत्य को देख रहे थे। तभी न जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसकी छाती पर बैठ गया।
नृत्यकी ना तो नृत्य रोक सकती थी और ना ही हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से भंगी माएँ बिगड़ जाती। ऐसे में उस नृत्यकी ने चतुराई से सांस अंदर की ओर खींची ताकि पूरे जोर से भंवरे को छोड़ सके। ऐसा करने में भंवरा उड़ गया। हालांकि ये घटना कोई नहीं देख सका, लेकिन उस युवक ने सब कुछ देख लिया। वह नर्तकी की तारीफ करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। दरबार में मौजूद लोग कहने लगे कि राजा के होते हुए दरबार में किसी और का इस तरह से इनाम देना राजा का सबसे बड़ा अपमान है। युवक का यह व्यवहार राजा विक्रमादित्य को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने युवक से ऐसा करने के पीछे का कारण बताने को कहा। इस पर युवक ने भंवरे वाली सारी घटना राजा को विस्तार से बता दी। उसने कहा कि नृत्यकी ने जिस तरह से सुर, लय, ताल और भाव भंगिमा के बीच सामंजस्य रखते हुए जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया वह इनाम के काबिल है। जब विक्रमादित्य ने नृत्यकी से पूछा तो उसने युवक की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नृत्यकी और उस युवक की बहुत तारीफ की। अब उसकी नज़र में उस युवक का महत्व और भी बढ़ गया। अब तो जब भी किसी भी समस्या का हल ढूंढना होता तो राजा विक्रमादित्य उसकी बातों पर ज़रूर गौर किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार में चर्चा शुरू हुई कि बुद्धि और संस्कार के बीच क्या संबंध है। दरबारियों का कहना था कि बुद्धि से ही संस्कार आते हैं, लेकिन वह युवक उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि संस्कार आनुवंशिक होते हैं। इस मुद्दे पर एक राय नहीं बनी तो विक्रमादित्य ने उसका एक ही हल निकाला। राजा ने नगर के दूर जंगल में एक महल बनवाया और उसमें गूंगी और बहरी नौकरानियों को रहने का आदेश दिया। साथ ही 4 नवजात शिशुओं को उन नौकरानियों की देखरेख में रखा गया। इसमें से एक शिशु राजा विक्रमादित्य का था, जबकि एक महामंत्री का और एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का था। जब 12 वर्ष के बाद चारों बच्चे दरबार में पेश हुए तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? चारों ने अलग अलग जवाब दिया। राजा के बेटे ने कहा, सब कुशल है। वहीं महामंत्री के बेटे ने कहा, यह संसार नश्वर है, जब आने वालों को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के बेटे ने कहा कि चोरी करते हैं और नाम खराब निरपराधी का होता है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेकार है। अंत में ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जब आयु दिन पर दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाब सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का बेटा निश्चित भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के बेटे ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के बेटे ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के बेटे ने आदर्शनीय उत्तर दिया। यह सब कुछ आनुवंशिक संस्कारों के कारण हुआ, जबकि सभी का पालन पोषण एक साथ और एक तरह से हुआ। फिर भी चारों के विचारों में अपने संस्कारों की तरह अंतर था। इस प्रकार सभी दरबारियों ने मान लिया कि युवक बिल्कुल सही है। इतना कहकर 22वीं पुतली उड़ जाती है और राजा भोज एक बार फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वह भी सच्चे और अच्छे लोगों की परख करने के काबिल है या नहीं। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और गलत का साथ नहीं देता है, उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी गलत सलाह नहीं देते और हमेशा सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 22वीं कहानी अनुरोधवती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों पर ऐसी ही रोचक कहानी और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक और पौराणिक कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।